नमस्कार मित्रों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास से मैं सुमन आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो मित्रों, आज आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामना। मित्रों, आज मैं एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी जीआईसी प्रवक्ता के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। हिंदी साहित्य इतिहास का सर्वमान्य काल विभाजन। इससे पहले आपको मैंने संक्षिप्त हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में बताया था। हिंदी साहित्य के पहले लेखक कौन थे, उनकी पहली रचना कौन सी थी, उसके बाद अंग्रेजी में हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा, किसका इतिहास ग्रंथ सर्वमान्य है। तो आज हम देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। और मतलब बहुत से इतिहासकारों ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया है, लेकिन जो सर्वमान्य है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का काल विभाजन है। तो आज हम देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा किया गया हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास 1929 ईस्वी में 900 वर्षों का इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया है। देखो मित्रों, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये पहले हिंदी साहित्य की भूमिका लिखना चाहते थे, जो काशी नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित होना था उसे, लेकिन बाद में ये प्रकाशित हुआ भी था, लेकिन बाद में 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से प्रकाशित हुआ। और यही हिंदी साहित्य इतिहास का सर्वमान्य कालखंड विभाजन माना जाता है। तो इसको इन्होंने, इसमें 900 वर्षों का इतिहास है, तो इसको इन्होंने 4 भागों में विभाजित किया है। पहला क्या है, वीर गाथा काल। वीर गाथा काल, ये वीर गाथा काल और आदिकाल दोनों ही नाम दिया है आचार्य शुक्ल जी ने, लेकिन वीर गाथा काल पर इन्होंने ज्यादा जोर दिया है। इसलिए आदिकाल नाम किसका दिया हुआ माना जाता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने केवल एक ही नाम पर विशेष बल दिया, मतलब एक ही नाम पर ही बल दिया उन्होंने, किस पर, आदिकाल पर। तो वीर गाथा काल, आदिकाल, इसका समय इन्होंने माना है 1050 से सम्मत 1050 से 1375 बीसी। अगर इसमें हम 57 घटा देते हैं तो ये ईस्वी में आ जाएगा। दूसरा भक्तिकाल, जिसका एक नाम और है पूर्व मध्यकाल, इसका समय इन्होंने माना है सम्मत 1375 से 1700 बीसी। फिर उसके बाद तीसरा रीतिकाल, जिसका उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं, इसका समय इन्होंने माना है सम्मत 1700 से 1900 बीसी। फिर गद्यकाल या आधुनिक काल, आधुनिक काल का नाम ही रामचंद्र शुक्ल जी ने गद्यकाल भी कहा इसको। इसका समय है सम्मत 1900 से 1984 बीसी। आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरा नामकरण किया है। मित्रों, इस बात पर आप लोग विशेष ध्यान देना कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दोहरा नामकरण दिया है। जैसे आदिकाल को आदिकाल भी कहा है और वीर गाथा काल भी कहा है, तो इस प्रकार से दोहरा नामकरण किया है। आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया, लेकिन इन्होंने भी दिया था। तो आदिकाल नाम इसलिए दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऊपर लिखा है दोहरा नामकरण, क्योंकि आदिकाल माने कि सबसे पहला काल था, इसलिए काल के विभाग समय के अनुसार से इन्होंने आदिकाल नाम इसलिए दिया है क्योंकि हिंदी साहित्य इतिहास का यह सबसे पहला काल था। और वीर गाथा काल नाम दिया है इन्होंने,
जिसका समय इन्होंने माना है 1050 से 1375 बीसी। वीर गाथा काल नामे से ले दिया है। उस समय देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और उस छोटे छोटे भाग में जो अलग मतलब राजा थे, उस छोटे से भूभाग को ही एक छोटा सा देश समझते थे, मतलब वो अपना देश समझते थे और अपने भूभाग की सीमा को बढ़ाने के लिए वे युद्ध करते रहते थे। तो इस काल में इसीलिए इसका नाम क्या है, वीर गाथा काल पड़ा, क्योंकि राजाओं के पास केवल दो काम थे, या तो अपने भूभाग के क्षेत्र की सीमा बढ़ाने के लिए युद्ध होते थे, या तो किसी सुंदर कन्या को प्राप्त करने के लिए युद्ध होते थे। तो इस युग में केवल वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता थी। इसलिए रामचंद्र शुक्ल जी ने इस काल का नाम इसकी प्रवृत्ति के आधार पर वीर गाथा काल रखा है, जिसका समय इन्होंने माना है 1050 से 1375 बीसी। इसमें 57 घटा देंगे तो ईस्वी में आ जाएगा। फिर दूसरा है पूर्व मध्य काल, जिसका नाम है भक्ति काल। पूर्व मध्य काल, आदि काल माने सबसे पहला काल, फिर उसके बाद भक्ति काल आया। तो भक्ति काल कि मतलब पूर्व मध्य काल, और दूसरा जो था उत्तर मध्य काल। तो समय के अनुसार इसका नाम, एक नाम इन्होंने रखा है पूर्व मध्य काल और दूसरा नाम रखा है भक्ति काल, जिसका समय इन्होंने माना है 1375 से 1700 बीसी। इसमें 57 घटा देंगे तब ये ईस्वी में आ जाएगा। तो भक्ति काल में क्या था, जैसे उस समय मुसलमानों का शासन हो चुका था, उनके सामने ही, लोगों के सामने ही उनके मंदिर तोड़े जाते थे, मूर्तियां तोड़ी जाती थी, मंदिर जो है धराशायी कर दिए जाते थे। ऐसी स्थिति में लोगों के पास कोई उपाय नहीं था ईश्वर भक्ति के अतिरिक्त। इसीलिए लोगों के पास केवल एक ही कार्य रह गया था, भगवान की भक्ति। तो इसीलिए इसी प्रवृत्ति के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस काल का नाम भक्ति काल रखा। उसके बाद फिर तीसरा उत्तर मध्य काल। उत्तर मध्य काल इन्होंने समय के अनुसार नाम दिया है और रीति काल नाम दिया है प्रवृत्ति के अनुसार, जिसका समय इन्होंने माना 1700 से 1900 बीसी। रीति काल में क्या हुआ था, रीति काल में जो कभी कहाँ रहते थे, दरबार में किसी न किसी राजा के आश्रित रहते थे। यही आदि काल में था, यही रीति काल में था। तो इस काल में श्रृंगार रस की प्रधानता थी और रीति काल इसका नाम इसलिए इन्होंने रखा क्योंकि इस युग में संस्कृत साहित्य में जो रीति चली आई थी उसी का अनुसरण हिंदी कवियों ने किया और रस, छंद, अलंकार, काव्य, निरूपण आज की रीति से बधी हुई रचनाएं की। इसीलिए इस काल का नाम प्रवृत्ति के आधार पर रीति काल पड़ा और समय के आधार पर उत्तर मध्य काल। फिर उसके बाद आधुनिक काल। आधुनिक काल जैसे कि आधुनिक मतलब सब लोग समझते हो कि सबसे नया काल, समय के अनुसार आधुनिक काल रखा। और इस युग में काव्य की, पद्य की अपेक्षा गद्य की प्रधानता थी। जैसे निबंध, नाटक, उपन्यास, इन सभी विधाओं का जन्म हुआ। ये सभी विधाएं बहुत अधिक मात्रा में लिखी जाने लगी। कहने का अर्थ यह गद्य की प्रधानता थी पद्य की अपेक्षा। इसीलिए इसका इस समय के अनुसार रामचंद्र शुक्ल जी ने इसका नाम आधुनिक काल दिया और गद्य विधाओं की प्रचुरता के कारण इसका नाम गद्य काल भी दिया, जिसका समय इन्होंने 1900 से 1984 बीसी तक माना है। अब देखते हैं मित्रों, सबसे पहले जैसे आदिकाल आता है तो आदिकाल साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या थीं। जैसे आदिकाल तो आपको पता चल गया होगा कि आदिकाल माने सबसे पहला काल, हिंदी साहित्य इतिहास का सबसे पहला काल। तो जिसको रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल नाम दिया है और आदिकाल भी इसका
नाम इन्होंने दिया था, लेकिन मुख्य रूप से आजकल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया, इसलिए उनका दिया हुआ नाम माना जाता है। तो हिंदी साहित्य इतिहास का सबसे पहला काल आदिकाल है, इसलिए आज का साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां यहाँ पर देखते हैं। तो आजकालीन साहित्य की सबसे पहली प्रवृत्ति क्या है? ऐतिहासिकता का अभाव। इस काल में मित्रों ऐतिहासिकता का अभाव पाया जाता है, जैसे कि कालक्रम है या बहुत सी घटनाएं हैं, कोई भी रचना हो, या नामकरण में भी अलग अलग नाम दिया है रचनाकारों ने। जैसे मान लो किसी चीज का जब आरंभ होता है, या मान लो थोड़ी देर में किसी बच्चे का जब जन्म होता है, तो चाचा जी कहते हैं मैं इसका नाम ये रखूंगा, बुआ कहती नहीं नहीं इसका नाम मैं रखूंगा, बाबा जी आ गए कहने लगे तुम लोग कैसे रखोगे, सबसे बड़ा मैं हूं इसलिए इसका नामकरण मैं करूंगा। फिर दादी जी आ गई, नहीं नहीं मैं करूंगी। तो इसी प्रकार से ये हिंदी साहित्य इतिहास का ये समझ लो ये शैशव काल था। सबसे पहले हिंदी साहित्य इतिहास का उदय हुआ, इसलिए इसमें ऐतिहासिकता का अभाव पाया जाता है। कालक्रम अलग अलग विद्वानों ने दिया है, नामकरण अलग अलग विद्वानों ने दिया है, बहुत सी रचनाएं जो है वह अप्रमाणिक मानी गई हैं, बहुत सी रचनाओं कुछ विद्वान प्रामाणिक मानते, कुछ अप्रमाणिक मानते, कुछ अप्रमाणिक मानते हैं। इस प्रकार से इसमें ऐतिहासिकता का अभाव पाया जाता है। तो आजकालीन साहित्य की जो सबसे प्रमुख और पहली प्रवृत्ति है वो है मित्रों ऐतिहासिकता का अभाव। दूसरी प्रवृत्ति क्या है? युद्ध वर्णन में सजीवता। इस काल में युद्ध वर्णन का सजीव चित्रण हुआ है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे मान लो हम लोग हैं, तो हम लोग मान लो कोई ऐसी पढ़ी या कही हुई चीज हो तो उसका वर्णन उतनी अच्छी तरह नहीं कर सकते हैं जिस चीज का वर्णन हम लोग, जिस घटना का वर्णन हम लोग करेंगे जिसके हम भुक्त भोगी हैं, तो उस घटना का वर्णन हम लोग बहुत ही सजीव ढंग से करेंगे। तो इसी प्रकार से युद्ध वर्णन में सजीवता जो है ये भी आजकल साहित्य की बहुत ही प्रमुख प्रवृत्ति है। वो मित्रों ऐसा इसलिए है क्योंकि आदिकाल में देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और प्रत्येक राज्य के जो दरबारी कवि थे जो भाट्याचारण कहलाते थे। क्या कहलाते थे? प्रत्येक राजा के जो आश्रित या दरबारी कवि थे वह भाट्याचारण कहलाते थे और वह राजा की प्रशंसा में गीत लिखा करते थे, कविताएं लिखा करते थे। तो जब युद्ध होता था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि देश जो है छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और प्रत्येक छोटे से उसी भूभाग को प्रत्येक क्षेत्र का राजा अपना देश समझता था, तो अपने भूभाग की सीमा को बढ़ाने के लिए वह युद्ध करते थे या कभी कभी किसी सुंदर कन्या को प्राप्त करने के लिए युद्ध करते थे। और राजाओं पर मित्रों कोई काम धाम नहीं था। हमारी जनता भूखों मर रही है कि उसे भोजन मिल रहा या नहीं मिल रहा है, देश की जनता की क्या हालत है, देश में और विकास हो रहा ही नहीं हो रहा है, इससे राजा को दूर दूर तक कोई भी मतलब नहीं था। केवल उसके बाद दो काम थे, या तो अपने क्षेत्र की सीमा बढ़ाना या तो किसी सुंदर कन्या के लिए को प्राप्त करने के लिए युद्ध करना। तो प्रत्येक राजा के पास जो आश्रित कवि रहते थे तो वह राजा के साथ युद्ध में स्वयं भी जाते थे युद्ध करने। तो इसलिए जब वो स्वयं भी जाते थे कवि युद्ध करने, तो इसीलिए युद्ध वर्णन में सजीवता है क्योंकि वो आंखों देखा वर्णन करते थे। उसके बाद तीसरी इसकी विशेषता प्रामाणिकता में संदेह। इस काल में प्रामाणिकता में संदेह पाया जाता है। जितनी भी रचनाएं हुई ये सभी किसी भी रचना को पूरी तरह से प्रामाणिक नहीं माना जा सकता है। जैसे पृथ्वीराज रासो ही है, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, लेकिन इसे बहुत से विद्वान, कुछ विद्वान तो प्रामाणिक मानते, कुछ अप्रमाणिक और कुछ बिल्कुल अप्रमाणिक मानते हैं। इस प्रकार से लगभग जितने भी ग्रंथ हैं आजकल के सभी की प्रामाणिकता में संदेह है। फिर चौथा वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। यह श्रृंगार मित्रों गलत लिखा है, यह श्रृंगार शुद्ध ऐसे होगा श्रृंगार
श्रृंगार शब्द शुद्ध वर्तनी ये है, तो वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता है। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया, राजाओं के पास केवल, मतलब अभी पहले बताया था, राजाओं के पास केवल दो काम थे, या तो अपनी भूभाग की सीमा के बढ़ाने के लिए युद्ध करना, या किसी सुंदर कन्या को प्राप्त करने के लिए युद्ध करना। तो इस प्रकार से केवल वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता थी। और भी रस पाए जाते हैं लेकिन बिल्कुल ना के बराबर, मुख्य रूप से वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता थी। आगे देखते हैं। उसके बाद पांचवा पॉइंट है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। जैसे कि मित्रों, जो राजा के दरबारी कवि थे, मतलब सभी कवि किसी न किसी राजा के आश्रय में रहते थे, तो जिन्हें भाट्याचारण कहते थे। तो अब जब किसी न किसी राजा के दरबार में रहते थे, बढ़िया भोजन मिल रहा है, जनता भले भूखों मरे, लेकिन कवियों में तो बहुत ऐशो आराम था, क्योंकि उनको बढ़िया स्वादिष्ट भोजन मिल रहा है और बढ़िया सोना चांदी मिल रहा है, मोहरें दी जा रही हैं इनाम में। तो प्रत्येक जो कवि था वो अपने जो उसके आश्रयदाता राजा थे उनकी प्रशंसा में ही कविता लिखा करता था। चाहे कोई राजा किसी भी काम का ना हो, बिल्कुल ही बेकार क्यों ना हो, लेकिन कभी क्या कहता था, आप कितना बहादुर तो कोई हो ही नहीं सकता। आप तो फला क्षेत्र को जो है अपने में मिला सकते हो, फला क्षेत्र को अपने मिला सकते हो, और आप बहुत सुंदर हैं, आपके जैसा सुंदर और वीर पुरुष तो कोई दूसरा होगा ही नहीं, और फला देश की राजकुमारी है, आप ही की योग्य है, चाहे राजा बिल्कुल मरिहल जैसा क्यों ना हो, बेकार क्यों ना हो, और आप कितना बड़ा वीर तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो इस प्रकार से राजा की प्रशंसा में जो कवि होता था वो गुणगान किया करता था। उसके बाद फिर छठा क्या, कल्पना की प्रचुरता। कल्पना की प्रचुरता माने चाहे राजा की प्रशंसा में वो कभी बहुत सी कल्पना किया करता था। और कभी तो भाई कभी होते हैं, आप लोग जानते ही हो, एक कहावत भी है, जहां ना रवि पहुंचे ना शशि पहुंचे वहां कवि पहुंचे। सूर्य और चंद्रमा कोई नहीं पहुंच सकता वहां तक जहां तक कवि पहुंच सकता है, जितनी कल्पना कवि कर सकता है। तो इस प्रकार से इस युग में कल्पना की भी प्रचुरता थी। सातवां पॉइंट है मित्रों, डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग। डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग आदिकाल में प्रचुरता से हुआ। अब डिंगल किसे कहते हो, पिंगल किसे कहते हैं। देखो, जैसे कि वीर रस और श्रृंगार रस की इस काल में प्रधानता थी, तो डिंगल भाषा का प्रयोग कहाँ होता है, वीर रस में। ओज गुण की जितनी भी रचनाएं होंगी उसमें डिंगल भाषा का प्रयोग होता है, तो वीर रस में। और जो श्रृंगार रस होता है उसमें पिंगल भाषा का। तो राजस्थानी भाषा में जहां अपभ्रंश मिला देंगे या अपभ्रंश में राजस्थानी मिला देंगे, तो डिंगल क्या है, डिंगल का मतलब हुआ डिंगल, डिंगल बराबर अपभ्रंश, अपभ्रंश, अपभ्रंश प्लस राजस्थानी, राजस्थानी। तो मित्रों, डिंगल भाषा कौन सी होती है, अपभ्रंश प्लस राजस्थानी। जब अपभ्रंश में राजस्थानी मिला देंगे तो यह डिंगल भाषा कहलाएगी, जो वीर रस या ओज गुण आदि में प्रयोग होती है। और पिंगल भाषा कहाँ होती है, श्रृंगार रस में। तो पिंगल क्या है, पिंगल, पिंगल बराबर पिंगल बराबर अपभ्रंश, अपभ्रंश प्लस ब्रज, प्लस ब्रज। तो अपभ्रंश में अगर हम ब्रज भाषा मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगी, पिंगल, जो कि श्रृंगार रस में प्रयुक्त होती थी। उसके बाद क्या है, अलंकारों का स्वाभाविक समावेश। अलंकारों का यहाँ स्वाभाविक समावेश हुआ है। यहाँ बहुत से अलंकार पाए गए हैं। कोई भी अलंकार लगभग सभी अलंकारों का प्रयोग हुआ है इस काल में। अलंकारों का प्रचुरता से प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं।
आदिकालीन साहित्य को मुख्यतः 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है मुख्य रूप से। तो मित्रों, आदिकालीन साहित्य को मुख्यतः माने मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहला क्या है? रासो साहित्य। रासो साहित्य, रासो साहित्य, रासो साहित्य क्या है? रासो साहित्य, रासो का अर्थ होता है वही कि चारण या भाट जो कवि किसी न किसी राजा के दरबारी कवि होते थे, आश्रय में रहते थे और वीर रस से युक्त रचनाएं करते थे, इसी को रासो साहित्य के अंतर्गत रखा गया है। पृथ्वीराज रासो इसका सबसे मुख्य रचना है इसकी, और हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य होने का श्रेय भी है इसको। तो रासो साहित्य में जैसे पृथ्वीराज रासो, खुमार रासो, परमाल रासो, इस प्रकार की बहुत सी रचनाएं की गई हैं, जिसमें वीर रस की और मुख्य रूप से वीर रस, कहीं कहीं श्रृंगार रस की प्रधानता है, जिसमें पृथ्वीराज रासो मुख्य है। इसके भी बहुत सी महान बड़ी रचनाएं हुई हैं, जैसे परमाल रासो जिसके रचयिता जगनीक है, जिसका दूसरा नाम है आल्हा खंड, ये भी वीर रस से भरी हुई रचना है। जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर क्या है? दूसरा रास या जैन साहित्य। रास या जैन साहित्य, रास या जैन साहित्य जैन कवियों के द्वारा लिखी गई इसमें रचनाएं हैं। ये रास जैन साहित्य जो है उसका एक भाग जो है रास साहित्य है। तो इसमें जैन या रास साहित्य जो है ये उपदेशात्मक भाषा में किया गया है। जैन ऋषियों द्वारा, जो जैन तीर्थकर थे, ऋषि थे, उनके द्वारा इसमें रचनाएं की गई हैं जैन या रास कवियों के द्वारा। ये विशेष रूप से उपदेशात्मक है। अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए रास या जैन कवियों ने रास या जैन साहित्य की रचना की है। इसमें जैसे भरतेश्वर बाहुबली रास हो गया, चंदन वाला रास, ये सब इसकी जो है मुख्य रचनाएं हैं। और श्रावकाचार, श्रावकाचार जिसके रचयिता है देवसेन जी, वो रास या जैन साहित्य की रचना तो है ही, इसे हिंदी साहित्य की पहली रचना होने का श्रेय है। किसको? श्रावकाचार को। श्रावकाचार, श्रावकाचार, श्रावकाचार। तो श्रावकाचार जो है ये, इसे हिंदी साहित्य की पहली रचना होने का श्रेय है और रास या जैन साहित्य के अंतर्गत ये आती है। उसके बाद फिर क्या है? सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य में बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से ये साहित्य विकसित हुआ। सिद्ध साहित्य जिसके की सबसे पहले और मुख्य कवि कौन माने जाते हैं? सरहपा, जिनका उपनाम सरहपाद, सरोज वज्र, राहुल वज्र, सरोरूह वज्र आदि है। क्या है? सरहपाद, राहुल वज्र, सरोरूह वज्र, सरहपाद, सरोज वज्र, इस प्रकार से है। सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 मानी गई है। इनमें सभी योगी हैं, 4 योगिनियां हैं। इनकी भाषा को संध्या या संध्या भाषा नाम दिया गया है। जिसके सबसे पहले कवि कौन है? कौन है? सरहपा, सरहपा। तो ये सरहपा जो है ये सिद्ध साहित्य के हैं और इनको हिंदी साहित्य का पहला कवि होने का गौरव प्राप्त है। इसी प्रकार रास या जैन साहित्य के जो श्रावकाचार रचना है उसे हिंदी साहित्य की पहली रचना होने का श्रेय प्राप्त है। फिर सिद्ध साहित्य से क्या आता है? नाथ साहित्य। सिद्ध साहित्य के कुछ कवि जो थे वही बाद में नाथ साहित्य में आ गए, तो उन्होंने ही नाथ साहित्य का प्रवर्तन किया। जिसमें सबसे नाथ साहित्य के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी, गोरखनाथ जी जो थे वो नाथ साहित्य के प्रवर्तक थे, जो कि पहले सिद्ध साहित्य में थे। सिद्ध साहित्य से ही मित्रों नाथ साहित्य जो है ये विकसित हुआ। तो इसके प्रवर्तक जो थे गोरखनाथ जी थे, जिनके गुरु मत्स्येंद्र नाथ या मच्छिंद्र नाथ माने जाते हैं। और कई सिद्ध साहित्य के कवि नाथ साहित्य में सम्मिलित हो गए थे। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको संक्षेप में
संक्षेप में लेकिन बहुत मुख्य बातें मित्रों, लगभग आपकी समझ में सब कुछ आ गया होगा। तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन और उसके बारे में आज आपको मैंने सारी मुख्य मुख्य चीजें बता दी। इसके बाद जब आप इससे संबंधित प्रश्न करोगे तो सारे प्रश्न आपकी समझ में आएंगे। तो मित्रों, इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बहुत जल्दी पहुंच जाए। तो वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए। और इसके बाद कल से हम आपके समक्ष आते हैं एलटी ग्रेड के लिए बहुत ही आदिकाल के प्रश्न लेकर। पहले हम हिंदी साहित्य इतिहास और आदिकाल के प्रश्न लेकर आएंगे, फिर जो हम भक्ति काल में जाएंगे तो उसकी थोड़ी सी थ्योरी आपको पढ़ाएंगे, जिससे कि पूरा भक्ति काल आपके समझ में आ जाए। फिर हम उससे संबंधित प्रश्न करवाएंगे। तो मित्रों, कल तक के लिए नमस्कार।